बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हम लोगों ने बिज़नेस लॉ का आगाज़ किया था जी चैप्टर नंबर 2 से, और हमने देखा था कि हमारे सिलेबस में जो सबसे मेन लॉ है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि 50% ऑफ द सिलेबस है, और उसका आगाज़ आपकी आई कैप की किताब के मुताबिक देखें तो चैप्टर नंबर 2 से हो रहा है। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के नोट्स भी सेंड कर दिए थे, आप ऊपर से फ़ोटोकॉपी शॉप से प्रिंट ले लीजिए उसका। हमें इसी किताब को फॉलो करना है, ये किताब की शक्ल में नोट्स हैं जहाँ से आपने याद करना है, और इसके साथ फिर एक वर्कबुक के तौर पर आपको नोट्स दिए गए थे कल, उसको आपने साथ लेकर चलना है। तो चलते हैं जनाब। कल हमने आगाज़ किया था और हमने एक सिचुएशन क्रिएट कर ली थी जिसकी मदद से हम कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे थे, और वो सिचुएशन क्या थी कि मिस्टर कामरान ने मिस्टर नोमान को ऑफ़र करवाई थी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। मिस्टर नोमान ने इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था और उसने कहा था आई एम विलिंग टू परचेज हाउस फॉर ₹10 मिलियन। ऐसे मिस्टर कामरान जो था वो ऑफरर कहलाया लॉ की नज़र में, और नोमान जो है वो ऑफरी कहलाया। ऑफरर वो शख्स होता है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जो किसी निगोशिएशन में पहल करता है, ठीक है ना। हमने कल भी ये बात की थी कि यहाँ से ये कॉन्सेप्ट नहीं बना लेना कि सेलर ऑफरर होता है और बायर ऑफरी होता है, ऐसा नहीं है। बायर भी ऑफरी हो सकता है, सेलर भी ऑफरी हो सकता है, बायर भी ऑफरर हो सकता है, सेलर भी ऑफरर हो सकता है। देखना है कि आगाज़ किसने किया। मिस्टर कामरान ने कहा कि क्या आप मेरा घर खरीदेंगे इतने रुपए का, क्योंकि आगाज़ इसने किया तो ये ऑफरर बन गया। अगर मिस्टर नोमान कह देता कि क्या आप मुझे घर बेचेंगे 10 मिलियन का, तो फिर वो ऑफरर हो जाता। ऑफरर का दूसरा नाम क्या था? प्रोमिसर, और ऑफरी का दूसरा नाम क्या था? प्रोमिसर। और जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे थे, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मैटर, हम उसे कह रहे थे। फिर ऑफर की एक डेफिनेशन को लॉ ने एक्सप्लेन किया। उस डेफिनेशन में लॉ ने कंप्रीहेंसिवली लिखना था कि अगर कोई शख्स कुछ करने या ना करने की ऑफर करवाए, तो इसलिए हमने 2 एग्जांपल्स क्रिएट कर ली। एक यही वाली एग्जांपल को कैरी कर लिया, और एक हमने रमला एंड कमला की एग्जांपल को कैरी कर लिया। रमला एंड कमला की इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल को हमने कुछ ना करने के लिए, कि अगर तुम मेरे खिलाफ केस ना फाइल करो तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये करूंगा। तो टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। टू डू समथिंग के लिए हमने कामरान एंड नोमान वाली एग्जांपल ले ली, एंड नॉट टू डू समथिंग के लिए हमने रमला एंड कमला वाली एग्जांपल ले ली। और यहां से इस डेफिनेशन को फिर हमने समझा। और लॉ क्या कह रहा था? लॉ कह रहा था कि ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस। किस चीज की विलिंगनेस? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। इसका मतलब है जब एक मर्तबा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा तो इनमें से कोई एक बात हो रही होगी ना, या टू डू समथिंग की बात हो रही होगी, या किसी सर्कमस्टांसिस में नॉट टू डू की। लेकिन लॉ ने कंप्रीहेंसिवली डेफिनेशन बनानी होती है, वो दोनों बातें इकट्ठी लिख रहा होता है, ठीक है ना। जाहिर है या ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जैसे कल हमने इसकी और छोटी छोटी एग्जांपल आपकी लाइफ से ली कि जी अगर आप 6 महीने मोबाइल छोड़ दें तो आपके वालिद साहब कह रहे हैं फिर मैं आपको ये ले दूंगा, या अगर आप ये कर लें ये या ये ना करें। खुदा ना खास्ता कोई बच्चा स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ दें, नॉट टू डू समथिंग। और सम टाइम है टू डू समथिंग, अगर आप पहली अटेम्प्ट में ही ये 3 पेपर पास कर लें, टू डू समथिंग, ठीक है ना। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन। अब लॉ के हमने इन्हीं अल्फाज को यूज करना है मैक्सिमम। व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। ये 2 काम क्यों कर रहे हैं? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ एन अदर पर्सन, ही इज मेकिंग ऑफर। अच्छा जी, अब एक लफ्ज लॉ जो है इन चीज़ों को ज़रा पीछे से टेक्निकली देखता है। एक लफ्ज़ हम लॉ में इस्तेमाल करते हैं, प्रोमिस।
when the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be accepted. यानी जब कोई शख्स उसको जो प्रपोजल दी गई है उसको क्या कर दे, असेंट टू इट, उस पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, यस कर दे, कबूल है कबूल है कबूल है कहना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो इसको लॉ क्या कह रहा है, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। इसका मतलब है सबसे पहले क्या क्रिएट हुई है, प्रपोजल क्रिएट हुई है। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम प्रोमिस। अब लॉ की बारीकियों को हमने देखना है। अ प्रपोजल व्हेन बिकम्स एक्सेप्टेड, तो इसका टेक्निकल नाम क्या आ गया, प्रॉमिस। दो लोगों के दरमियान क्या क्रिएट हो गया है, प्रॉमिस क्रिएट हो गया। इसका मतलब है प्रॉमिस दो चीजों से बनता है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। अगर अभी खाली प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस नहीं है, तो लॉ की नजर में अभी प्रॉमिस नहीं है। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस अभी कोई नहीं है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस, एग्रीमेंट। अब आम जिंदगी में हम इन अल्फाज को इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। लॉ डिफरेंशिएट कर रहा है बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जी मेरा एग्रीमेंट हो गया है, कहते अच्छा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मुबारक हो। आम जिंदगी में तो हम ऐसे सोच रहे हैं ना कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इज सेम थिंग, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं ये सेम थिंग नहीं है। वो इसके दरमियान में फेजेस लेकर आ रहा है। वो पहला कह रहा है कि पहला फेज क्या है, प्रॉमिस। अब प्रॉमिस को एक अगले फेज में लेके गया ला, क्या, अगर प्रॉमिस में कंसीडरेशन इन्वॉल्व कर दें। कंसीडरेशन क्या मतलब, समथिंग इन एक्सचेंज। कोई भी ट्रांजैक्शन जब हमारे दरमियान में हो रही है तो देयर इन्वॉल्व्स अ कंसीडरेशन। ये जो सुबह सुबह हम आकर आपको हंस हंस के दिखा रहे हैं, ठीक है ना, एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, खुशी खुशी खुश इखलाक नजर आ रहे हैं सुबह सुबह क्लासेस में, तो हम कितने खुश इखलाक हैं तो कोई हमारे घर वालों से पूछे ठीक है ना। तो वाई, कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है, ये एक पेड एक्टिविटी है, आप एक पेड एक्टिविटी ले रहे हैं, कंसीडरेशन। तो भाई आपको क्या मिला, नॉलेज मिल रहा है। आपके लिए भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, मेरे लिए भी, यानी राइज के लिए भी, कॉलेज के लिए भी कंसीडरेशन इन्वॉल्व है, समथिंग इन एक्सचेंज। आप मोबाइल परचेज करने चले गए, शॉपकीपर को पैसे दिए, शॉपकीपर ने आपको मोबाइल दिया। शॉपकीपर के लिए कंसीडरेशन क्या है, पैसे। आपके लिए कंसीडरेशन क्या है, मोबाइल, समथिंग इन एक्सचेंज। कुछ प्रॉमिस ऐसे हो सकते हैं जिसमें समथिंग कुछ एक्सचेंज ना हो, कंसीडरेशन इन्वॉल्व ना हो, ठीक है ना। मसलन जी यार आ जाए शाम को गपशप लगाएंगे, उसने कहा ठीक है जी मैं आ जाऊंगा। अब कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, हाँ ऑफर भी करवाई गई, एक्सेप्टेंस भी हुई, लेकिन कंसीडरेशन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये फिर खाली लॉ की लैंग्वेज में क्या कहलाया, प्रॉमिस। और अगर कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो गई, एग्रीमेंट हो गया। विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो गई, सेलर को 10 मिलियन मिलेगा, बायर को हाउस मिलेगा, कंसीडरेशन इन्वॉल्व हो गई, लॉ की नजर में क्या बन गया, एग्रीमेंट। Every promise and every set of promises forming the consideration for each other, forming the consideration for each other, इसको क्या कहते हैं हम, एग्रीमेंट। यानी प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। प्रॉमिस का मतलब है क्या, दो चीजें आ गई, प्रॉमिस में दो चीजें, कौन सी दो चीजें आ गई, प्रपोजल एक्सेप्टेंस। यानी अगर मैं पूरी इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखना चाहिए, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन, तो क्या बन गया, एग्रीमेंट बन गया।
बात समझ आ रही? अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट enforceable by law is called contract. An agreement enforceable by law is, इसका मतलब है एग्रीमेंट ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कब? जब दो लोग जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, जिन दो लोगों के दरमियान ये एग्रीमेंट हो रहा है, किन दो लोगों के दरमियान हो रहा है? कामरान एंड नोमान के दरमियान, ठीक है ना, रमला एंड कमला के दरमियान, आपके और राइस के दरमियान। जब दो लोग एग्रीमेंट कर रहे हो, आपस में किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, और इंटेंशन क्या है कि अगर इसने अपनी बात पूरी ना की ना तो फिर मैं अदालत चला जाऊंगा। अगर इसने अपना वादा पूरा ना किया तो मैं क्या करूंगा? अदालत चला जाऊंगा। इसको कहते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। अगर मैं वादा अपना पूरा नहीं कर रहा तो आप अदालत में जा सकते हो। अगर हमारे वादे की नोयत ऐसी है, यानी जब हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, एग्रीमेंट कर रहे थे, तो हम दोनों पार्टीज की नीयत ये थी कि अगर कोई एक पार्टी इसको पूरा नहीं करेगी तो हम अदालत में चले जाएंगे। इसको कहते हैं इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लिखें ये लफ्ज अपने पास, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? जिम्मेदारी को कहते हैं। ऑब्लिगेशन किसको कहते हैं? जिम्मेदारी को कहते हैं। हर जिम्मेदारी लीगल नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस ऐसी हैं जो कि लीगल ऑब्लिगेशन है, आपको उनको पूरा करना है। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी, देखते हैं इसको। इसका मतलब है एग्रीमेंट में अगर एनफोर्सेबिलिटी डाल दें, यानी दोनों लो पार्टीज की इंटेंशन क्या हो? टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहते हैं यार ऐसा करो भाई, एग्रीमेंट कर लो, लिख लो, अगर आपने पूरा ना किया तो फिर मैं अदालत चला जाऊंगा। अभी देखते हैं ये बात आएगी कैसे, लेकिन फिलहाल बेसिक समझ रहे हैं। एग्रीमेंट में अगर एनफोर्सेबिलिटी डाल दें तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ किसका फर्क है? एनफोर्सेबिलिटी का फर्क है। इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, एंड इफ इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट इज एग्रीमेंट। और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर प्रॉमिस है। तो तीन फेजेस डिस्कस कर रहा है लॉ आपके साथ। प्रॉमिस, प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड कर दी, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर दी, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अच्छा जी, तीनों इक्वेशन हमें समझ आ गई। अच्छा जी, टॉम एग्री टू सेल हिज कार टू जेरी फॉर ₹500,000। दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टॉम एंड जेरी के दरमियान। टॉम प्रॉमिस टू सेल कार टू जेरी, जेरीज पेमेंट सर्व एज कंसिडरेशन। और अगर जेरी के शू में आए तो टॉम की कार उसके लिए क्या बन गई? इसका मतलब है ये टू वे ट्रैफिक है। एक तरफ कंसिडरेशन है और दूसरी तरफ, एक तरफ प्रॉमिस है और दूसरी तरफ कंसिडरेशन है, और दोनों को समथिंग इन एक्सचेंज मिल रहा है। कोई एक शख्स प्रोमिसर बन जाएगा और दूसरा प्रोमिसी बन जाएगा। हमेशा सेलर क्या होगा? नो, हमेशा इनिशिएटर प्रोमिसर होगा। सेलर और बायर के एंगल से इस बात को नहीं देखते हैं, सेलर और बायर के एंगल से इस बात को नहीं देखते। इसका मतलब है अगर हम कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा देखें, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन आ गई हमारे पास। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय
और एग्रीमेंट किसको कहते हैं? प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। अच्छा जी, एनफोर्सेबल बाय लॉ पर अब थोड़ी सी बात करते हैं। एनफोर्सेबल बाय लॉ का मतलब क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज लीगल ऑब्लिगेशन? लीगल ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है? ऐसी चीज जो अंडर लॉ मुझे पूरा करना जरूरी है। अगर मैं पूरा नहीं करूंगा तो सेकंड पार्टी के पास क्या इख्तियार है? अदालत में चला जाए, मेरे ऊपर केस कर दे और कहे कि यार ये बंदा अपनी लीगल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा है। लॉ कहता है यार देखें, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का कुछ रिक्वायरमेंट है। वो कहता है अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें, दो पागल लोग इकट्ठे हो जाएं, बेवकूफ़ लोग इकट्ठे हो जाएं, और वो कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लें जो काम ही इम्पॉसिबल हो, भले वो उसको लिख लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन एक काम हो ही नहीं सकता, तो ये लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। ऐसा एग्रीमेंट जो टू डू सम इम्पॉसिबल इवेंट, तो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो सकती। या कोई इल्लीगल काम का एग्रीमेंट कर लिया जाए, मतलब पहले वाली बात की एग्जांपल ले लें, इम्पॉसिबल इवेंट। कोई डॉक्टर कहता है कि जनाब आप मुझे 10 लाख रुपया लाएं, मैं मुर्दे को जिंदा कर दूंगा। अब नाउ दिस इज इम्पॉसिबल, और ये काम करते हुए आपस में एग्रीमेंट कर लें, कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व कर लें, तो क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी? लीगल ऑब्लिगेशन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि एक ऐसे काम का एग्रीमेंट आप लोग कर रहे हो जो लीगली पॉसिबल नहीं है। बात समझ आ गई? दूसरी बात की एग्जांपल, इल्लीगल। इल्लीगल चीजें हम किसको कहते हैं? आगे वैसे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में जाकर। इल्लीगल चीजें हम एक है हमारे पास पाकिस्तान पीनल कोड, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि ये काम कोई बंदा नहीं कर सकता, ठीक है ना। मसलन एक बात है कि कोई शख्स ड्रग की स्मगलिंग नहीं कर सकता, ड्रग की सप्लाईज नहीं कर सकता। अब एक बंदे ने दूसरे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि जनाब मैं आपको एक ट्रक जो है हीरोइन का प्रोवाइड करूंगा और इतने पैसे होंगे, इतने बजे होगा, और ये आपस में हमारा क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। तो ये क्या हो गया? इल्लीगल हो गया, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। अभी हम आगे और जब लॉ पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग करना भी एक इल्लीगल एक्टिविटी है। अच्छा, अब मैं ज़रा उस बात को समझें। मैं कहता हूं कि जी मैं आपको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होती है ये पढ़ाऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करवाऊंगा, मनी लॉन्ड्रिंग की कैसे जाती है ये सिखाऊंगा। तो आपने फीस जमा करा दी है, आपका मेरा एग्रीमेंट हो गया, क्या ये एनफोर्सेबल बाय लॉ है? नो, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है ना। यानी किसी इलीगल एक्टिविटी के लिए भी एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती। आपने कहा यार ये बंदा बड़ा तंग कर रहा है, इसको फारिग करो। उसने कहा जी कैसे? कहता यार इसकी बस बोरी बंद लाश चाहिए। कहता ठीक है जनाब, 20 लाख रुपया लगेगा। अब आपने 20 लाख रुपया दे दिया, अब बोरी आ नहीं रही। अब क्या अदालत जाएंगे कि जज साहब बोरी नहीं रिसीव हो रही? नहीं कर सकते ना। देखिए हमारा अंदर का ज़मीर, अंदर का जो फहम है, अंदर की जो फरासत है, जो कॉमन सेंस है, वो भी यही कह रही है कि किसी इलीगल काम को अगर दो पार्टीज ने आपस में एग्रीमेंट कर भी लिया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता। आपने कोई ड्रग की सप्लाईज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई स्मगलिंग का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कोई टारगेट किलिंग का खुदा ना खास्ता स्मगलिंग का एग्रीमेंट कर लिया, तो क्या ये अदालत सुनेगी इस मसले को? नहीं सुनेगी। क्यों नहीं सुनेगी? क्योंकि इल्लीगल चीज़ों के लिए इन्फोर्सेबिलिटी क्रिएट नहीं की जा सकती। नहीं, वो एक अलग चीज़ आ गई, वो एक अलग चीज़ आ गई। पढ़ने वाली एग्जाम्पल को आप अभी भी थोड़ा बेहतर कर लेते हैं हम उसको, कि उसको आप इसमें से निकाल दें।
आप कहें कि हम आपको मनी लॉन्ड्रिंग करना सिखा रहे थे, ठीक है ना, फिर इलीगल हो गया। अच्छा जी, आगे चलते। अब आ गया इंटेंशन। इंटेंशन का क्या मतलब होता है? नियत, इरादा। इरादा। जब दो लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, उस वक्त उनका इरादा क्या था? क्या यह इरादा था कि अगर इनमें से कोई एक बंदा अपनी बात पूरी नहीं करेगा तो यस, दूसरे को इख्तियार है कि वो अदालत चला जाए? इसका मतलब है अगर इंटेंशन है, कब? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट इन दो चीजों से रिलेटेड नहीं है, तो फिर हम कहेंगे ये एनफोर्सेबल बाई लॉ हो गया। ये बात समझ आई? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर इंटेंशन है कि अगर एक आदमी अपना वादा पूरा नहीं करेगा तो दूसरा आदमी उसको अदालत में ले जाएगा, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या क्रिएट होगी? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगी। ठीक होगी बात? लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई है। अच्छा जी, इसी को जरा और एक एंगल से देखते हैं। हम कहते हैं जो एग्रीमेंट है ना, वो दो तरह के हैं। एक तरह के एग्रीमेंट हैं सोशल नेचर के, डोमेस्टिक नेचर के, रिलीजियस नेचर के। एग्रीमेंट का मतलब क्या था? वादा। कंसिडरेशन भी समटाइम इन्वॉल्व हो गई है, समथिंग इन एक्सचेंज, क्योंकि एग्रीमेंट जब होता है कंसिडरेशन तो आ चुकी होती है, प्रॉमिस में कंसिडरेशन नहीं आती, ठीक है ना। जब कंसिडरेशन आ गई तो क्या बन गया था? एग्रीमेंट बन गया था। सोशल नेचर के एग्रीमेंट्स, आपने किसी को डिनर पे बुला लिया कि यार कल खाना मेरी तरफ खाना, उसने कहा जी ठीक है, तो खाना खिलाना, खाना खाना, कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी एक दूसरे के लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर वो खाने के वक्त ना आया तो क्या अब आप उसे अदालत में लेके जाएंगे? डोमेस्टिक नेचर के मामला, हस्बैंड ने वाइफ से कोई वादा कर लिया कि आपको फलां चीज ले दूंगा, फिर लेके नहीं दी, तो क्या अदालत जाएंगे? तो फिर तो सारे हस्बैंड बेचारे जेल में होंगे क्योंकि सारे वादे तो नहीं पूरे हो सकते घर में जो इंसान करता है। डोमेस्टिक नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरह रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, आपने किसी को चैरिटी देने का वादा कर लिया, कोई और इस तरह का वादा कर लिया, रिलीजियस नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। इन सब में आपकी इंटेंशन ये नहीं होती कि अगर दूसरा आदमी ऐसा नहीं करेगा तो मैं उसे अदालत ले जाऊंगा, ठीक है ना। सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट, डोमेस्टिक नेचर और रिलीजियस नेचर, इसमें एनफोर्सेबिलिटी की इंटेंशन नहीं होती। एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ एग्रीमेंट इंटेंशन ये नहीं होती कि अगर इसने ऐसा ना किया तो फिर ऐसी की तैसी अदालत में मुलाकात होगी। इसीलिए इनको हम क्या कह रहे हैं? एग्रीमेंट्स। अच्छा जी, मैं लेता हूं आपका क्वेश्चन बेटा। दूसरा आ गया कुछ कमर्शियल बातें। आपने किसी परचेज का ऑर्डर दिया, किसी सेल का ऑर्डर दिया, कोई गाड़ी बुक करा दी, कोई घर बुक करा दिया, कोई प्लॉट बुक करा दिया, कोई कॉलेज में अपनी सीट बुक करा दी। ऑल दीज ट्रांजैक्शन रिलेट टू कमर्शियल ट्रांजैक्शन। वो कहते हैं कि इसके अंदर हमेशा इंटेंशन मौजूद होती है, यानी इसके इजहार की जरूरत नहीं है, बल्कि बाय डिफॉल्ट इसका मतलब यही है कि अगर एक पार्टी ये काम नहीं करेगी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? अदालत चली जाएगी। आपने किसी हाउसिंग सोसाइटी से प्लॉट खरीदा और वो आपको प्लॉट नहीं दे रहे, तब क्या करेंगे? एक वक्त आके अदालत जाएंगे। आपने कहीं गाड़ी बुक करवाई थी, अब वो पैसे उसने ले लिए, गाड़ी दे नहीं रहा, क्या करेंगे? अदालत जाएंगे। कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन। अब यहां लॉ एक बड़ी अहम बात कह रहा है। एक लफ्ज हम यूज करते हैं प्रिजम्पशन। प्रिजम्पशन का मतलब समझ लें अजम्पशन।
वो कहते हैं ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट है ना, सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लॉ कहता है कि हमारा ख्याल में जब कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, कैसी, सोशल नेचर की, डोमेस्टिक नेचर की, रिलीजियस नेचर की, तो दोनों पार्टीज की इंटेंशन क्या है, नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। क्या मतलब कि अगर दूसरे ने अपना वादा पूरा ना किया तो हम अदालत नहीं जाएंगे। लॉ एज्यूम कर रहा है। बात समझ आ रही है? यानी अगर एक कॉन्ट्रैक्ट 2 लोग कर रहे हैं और कल को साबित हो कि कॉन्ट्रैक्ट किस नेचर का था, सोशल नेचर का था, या डोमेस्टिक नेचर का था, या रिलीजियस नेचर का था, और बात अदालत में जाने लगे, तो अदालत कहेगी कि नहीं नहीं यार, ये तो इंटेंशन थी नहीं, या आप दोनों के दरमियान में एग्रीमेंट था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आप अदालत नहीं आ सकते इस काम के लिए। लेकिन साथ ही लॉ आपको एक रास्ता दे रहा है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। एग्रीमेंट सोशल नेचर का ही है। आप किसी बंदे को अफ्तार पार्टी पर ही बुला रहे हैं, मिस्टर ए को, ठीक है ना, लेकिन आपने साथ ही कहा कि भाई अगर देखो हम एक पूरा आपकी वजह से किसी समथिंग लाइक सेलिब्रिटी टाइप बंदे को आप बुला रहे हो अफ्तार पे, आपने कहा देखें सर हम ये सारा काम करेंगे, ये ना हो आप आए ना, तो आपका हमारा एग्रीमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है कि आप आएंगे, और अगर आप ना आए तो फिर हम अदालत जाएंगे। अगर ये बात बोल दी जाए, आपस में एग्रीड अपॉन कर ली जाए, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ये बात लिखी हुई है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। अगर खामोश रहें, आपने कहा सर कल हमारे साथ इफ्तार कर ले, मैंने कहा ठीक है बेटा, बस इतनी बात हुई है, तो फिर ये पहले वाली कैटेगरी में फॉल किया। इट्स अ सोशल एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर हमने पैसे इकट्ठे करके बच्चों ने, स्टूडेंट ने किया हुआ काम, अगर आप ना आए तो फिर हम अदालत जाएंगे। तो ठीक है, अब जब हम एग्री कर रहे हैं ऐसा, तो फिर ओके, फिर लॉ कह रहा है ठीक है ओके, फिर आ जाइए। अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन का ये मतलब है। इसका मतलब है सोशल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है अगर ये बात एग्री कर ली जाए, एनफोर्सेबिलिटी उसमें आपस में एग्री कर ली जाए, ऐड कर ली जाए। डोमेस्टिक नेचर का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर ली जाए, एग्रीड अपॉन कर ली जाए। रिलीजियस नेचर का एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट भी बन सकता है अगर उसमें एनफोर्सेबिलिटी स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन कर ली जाए। लेकिन साथ ही लॉ कहता है देखो भाई, जो कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन है ना, इसमें हमारी अजम्पशन ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, एग्री करने की जरूरत नहीं है। आप एक गाड़ी का गए, गाड़ी का आपने टोकन जमा करवा दिया, ठीक है, आपकी गाड़ी 50 लाख रुपए की तय हुई, आपने कहा यार 10 लाख रुपया रखो, हम परसों आके गाड़ी ले जाएंगे। ये नहीं कहा कि तुमने गाड़ी नहीं दी तो फिर मैं अदालत जाऊंगा, स्पेसिफिकली एग्री नहीं किया। लेकिन लॉ कहता है क्योंकि ये ट्रांजैक्शन किससे रिलेट करती है, कमर्शियल, तो लॉ कहता है हमने पहले ही अज्यूम किया हुआ है कि दोनों लोगों की इंटेंशन क्या है, एनफोर्सेबिलिटी की इंटेंशन मौजूद है। यानी कमर्शियल नेचर की ट्रांजैक्शन में एनफोर्सेबिलिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है। यानी कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। फिर सुन लें फिक्रा मैं क्या कह रहा हूं, कमर्शियल नेचर के एग्रीमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, क्योंकि लॉ अज्यूम कर रहा है कि इसके दरमियान में एनफोर्सेबिलिटी मौजूद है। फिर वो कहते हैं अच्छा एक आपको एक और रास्ता देते हैं, अनलेस स्पेसिफिकली, अब किसको एग्री करना है, एनफोर्सेबिलिटी के ना होने को एग्री करना है।
मसलन आप मेरे पास आ गए कि सर आपने गाड़ी बेचनी है, मैंने कहा हाँ यार सोच तो रहा हूँ, मैंने कहा सर ऐसा करें 5 लाख रुपया रखें, मेरा आपका एग्रीमेंट हो गया। मैंने कहा देखो बेटा मैं अभी क्योंकि सोच रहा हूँ तो ये मेरा आपका एग्रीमेंट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। कल को मैं गाड़ी ना दूं तो आप अदालत नहीं जाओगे, मैं आपके पैसे आपको वापस दे दूंगा, मैं अभी जहन बना रहा हूं। अनलेस स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। अब हम इंटेंशन के ना होने को एग्री कर रहे हैं, यानी यहां खामोशी को इंटेंशन समझ रहे लॉ, यानी इंटेंशन लॉ की नजर में बाय डिफॉल्ट मौजूद है। किसकी इंटेंशन? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। अगर आपने इंटेंशन नहीं क्रिएट करनी तो फिर एग्री करें। और यहां लॉ कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट इंटेंशन मौजूद नहीं है, अगर आपने क्रिएट करनी है तो एग्रीड अपॉन करें। ये बात समझ आ रही है? इसका मतलब है इंटेंशन एक बड़ा अहम एलिमेंट है किसी चीज को, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करने में। ठीक है ना? यही बात हम यहां कह रहे थे। कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा? जब हम उसमें एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर देंगे। एनफोर्सेबिलिटी माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। एनफोर्सेबिलिटी ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जी बेटा आपका सवाल रह गया बीच में। नहीं, एक जो विल है वो तो एग्रीमेंट में चली जाएगी। हाँ, जिंदगी में भी विल दे दी जाए नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जिंदगी में। अब यहां दो बातें अलग अलग इन्वॉल्व हैं। एक है रिलीजियस मैटर, एक है लॉ ऑफ द लैंड। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि जब मेरी जो जायदाद है उसको मैं अपनी जिंदगी में जैसे चाहूं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, अपनी औलाद में, औलाद के बगैर भी जो मर्जी मैं चाहूं कर सकता हूं। एक है मेरी डेथ हो गई तो फिर मेरी मर्जी, मेरी तो डेथ ही हो गई, मेरी तो मर्जी खत्म हो गई। अब इनहेरिटेंस के कवानीन, जायदाद के विरासत के कवानीन लगेंगे। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि नहीं, आप जिंदगी में भी अल्लाह के बताए हुए हिस्से के मुताबिक ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये रिलीजियस बात है। लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि नहीं, मेरी जायदाद है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ठीक है ना? तो ये वाला जो विरासत के कवानीन है ये तो एग्रीमेंट ही कहलाएंगे। ठीक है, अभी जरा थोड़ा सा आगे लॉ चलेगा तो ये कम्प्लेक्सिटी आएगी आगे चल के, वहां हम इसको जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो हमें 3 बातें समझ आ गई हैं। कौन कौन सी जी? प्रॉमिस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या है। और कॉन्ट्रैक्ट में हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है किसको? इनफोर्सेबिलिटी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मसलन छोटी छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ए ने बी को चाय की दावत दे दी कि यार मेरे साथ चाय पी ले, ऑफर करवाई, एक्सेप्टेंस हो गई, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस हो गया। हस्बैंड ने वाइफ को गोल्ड रिंग देने का वादा कर लिया। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स ने एम को कोई डोनेशन देने का एग्रीमेंट कर लिया, ताकि एक सोशल एग्रीमेंट आ गया, एक डोमेस्टिक आ गया, एक रिलीजियस आ गया। ठीक है ना? ऐसे ही पता चलेगा ना। पहला एग्रीमेंट कौन सा है? सोशल नेचर का है। दूसरा कौन सा है? डोमेस्टिक नेचर का है। तीसरा कौन सा है? रिलीजियस नेचर का। अब एक चौथी ट्रांजैक्शन ले लेते हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मोबाइल सेल किया, कमर्शियल नेचर का एग्रीमेंट आ गया। ये जो पहला है ये सोशल एग्रीमेंट कहला सकता है या प्रॉमिस कहला सकता है। दूसरा डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, तीसरा रिलीजियस एग्रीमेंट हो गया, और चौथा कमर्शियल हो गया। कंसिडरेशन, समथिंग इन एक्सचेंज। अब यहां जो सोशल नेचर का है, अगर इसमें हम ये कहें कि कंसिडरेशन कोई नहीं है तो फिर इसे प्रॉमिस बोलना पड़ेगा। ठीक है ना?
और अगर हम कहते हैं कि नहीं, आगे हम जब लॉ थोड़ा आगे पढ़ेंगे ना, तो हम कहेंगे कि नहीं, लव एंड अफेक्शन, रिलेशन, किसी के साथ दोस्ती होना, किसी की महफिल में जाके गुफ्तगू करना, ये भी एक क्या हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकती है। आप किसी शख्स से अकीदत रखते हैं, आप उसकी महफिल में जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि यार हमें कुछ नहीं मिला? नहीं, आप कहते हैं यार बड़ी अच्छी बातें आज सुनने को मिली, ठीक है ना। तो यहाँ सम आगे चल के हम अगले चैप्टर में चलेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कंसिडरेशन का मतलब सिर्फ पैसे नहीं है, ये रिलेशन भी हो सकता है, ये रिस्पेक्ट भी हो सकती है, लव एंड अफेक्शन भी हो सकता है। तो एक शख्स को चाय पीने को मिली और दूसरे शख्स को उसका साथ मिला, तो फिर ये क्या बन गया, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गई। और अगर हम कहें कि नहीं नहीं यार साथ कोई नहीं मिला, बस ये एक बंदे को चाय मिली है, तो फिर ये प्रॉमिस है। लेकिन दोनों सूरतों में ये सोशल नेचर का है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। बात समझ आ रही है? तो हमें समझ आ गई कि कौन सा काम एग्रीमेंट में फॉल करेगा और कौन सा फॉल नहीं करेगा। पढ़ेंगे एग्जाम्पल। Adil invited Babar on a dinner at his house. Babar accepted the invitation. It is a social agreement. If Adil failed to serve dinner to Babar, then Babar cannot go to court for enforcing the agreement. And similarly, if Babar did not turn up, then Adil cannot go to court for enforcing the agreement. अगर उसने खाने का कह के खाने पे बुला लिया और खाना सर्व ना किया तो तब भी कोर्ट नहीं जा सकते। और जिसको खाने पे बुलाया है, आप सारा खाना तैयार करके बैठे हैं, वो आया नहीं, तब भी अदालत नहीं जा सकते। लॉ की यही प्रिजम्पशन है ना सोशल नेचर में। लेकिन अगर ये कोई सेलिब्रिटी थी, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, लॉ तो कह रहा है कि नहीं, अगर एग्रीड अपॉन कर लिया जाए, उसका सेलिब्रिटी होना जरूरी नहीं है। अगर एग्री कर लिया जाए कि यार अगर देखो तुमने खाना सर्व ना किया ना तो मैं अदालत जाऊंगा, और ओके हाँ ठीक है यार, अगर तुम आए ना तो फिर मैं भी अदालत जाऊंगा, कहते ठीक हो। अब ये क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सोशल, डोमेस्टिक, रिलीजियस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है बाय स्पेसिफिकली एग्रीड अपॉन। ठीक होगी बात जी? अच्छा जी, अब आते हैं जी हम ऑफर की तरफ वापस। ऑफर से आगाज हुआ था, काइंड्स ऑफ ऑफर। वो कहते हैं ऑफर कितनी तरह की हो सकती है। वो कहते हैं ऑफर जो है ना, इसको कैटेगराइज करने के लिए दो एंगल से देखा जा सकता है। एक है हाउ मेड, ऑफर की कैसे गई है, इस एंगल से करें तो दो कैटेगरी बन जाएंगी। और दूसरा है ऑफर टू होम मेड, किसको की गई है। तो कहते हैं ऑफर कैसे की गई है के एंगल से देखें तो दो तरह की ऑफर है। वन इज कॉल्ड एक्सप्रेस ऑफर एंड अदर इज कॉल्ड इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर का मतलब है जब मैंने ऑफर करवाई तो उसको एक्सप्रेस किया थ्रू वर्ड्स, इट मे बी स्पोकन और इट मे बी रिटन। अल्फाज का इस्तेमाल किया, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, बोलकर, तो कौन सी ऑफर हो गई, एक्सप्रेस ऑफर। या मैंने आपको मैसेज किया व्हाट्सएप पे लिखकर, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 million, तब भी ये क्या है, एक्सप्रेस ऑफर है। अच्छा एक बात याद रखें, अभी हम ग्रेजुअली बिल्ड कर रहे हैं जाहिर है अपना लीगल मिजाज। लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का लिखे होना जरूरी नहीं है। लॉ में कॉन्ट्रैक्ट का लिखे होना जरूरी नहीं है। हां अच्छी बात है हम लिख लें, कल को कोई चीज साबित करनी पड़ गई तो आसान हो जाएगा साबित करना। लेकिन लॉ की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। मसलन मेरा आपका कोई एग्रीमेंट हो रहा है, हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं और हमने एग्री कर लिया किसी चीज, एग्रीमेंट हो गया, इसकी लीगल ताकत उतनी है। हाँ कल को मैं पीछे हट गया अपनी बात से, तो
क्योंकि आपके पास तहरीरन मुआहिदा नहीं है, आप अदालत जाओगे, आपको साबित करना मुश्किल हो रहा होगा। मैं कहूंगा जी मेरी तो ऐसी बात ही कोई नहीं हुई, नहीं नहीं सर हुई है, तो अदालत क्या कहेगी? कोई सबूत लाए। हाँ, हो सकता है आपके पास सबूत हो, क्योंकि सर जब मेरी और सर की गुफ्तगू हो रही थी ना, तो ये बच्चा भी वहां मौजूद था, आप इससे गवाही ले लें। हम कहते हैं यार हम वहां खड़े थे बरकत मार्केट के उधर, तो सर उधर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, देखें जरा, वहां हम दो खड़े गुफ्तगू कर रहे हैं। अदालत में तो कई तरह से हम सबूत दे सकते हैं ना। वो सीआईडी के ड्रामे तो आपने बहुत सारे देख रखे हैं ना, तो वो एक अलग शोबा है। लेकिन मेरा आपका एग्रीमेंट हो गया नहीं हो गया, इसके लिए लिखा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट तक पहुंचने का आगाज ऑफर से होना है। तो वो कह रहा है ऑफर दो तरह से हो सकती है, एक्सप्रेस ऑफर, एक्सप्रेस बाय वर्ड्स, इधर रिटन और स्पोकन, इसको एक कैटेगरी में डाल दिया। एक आ गया इंप्लाइड ऑफर, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि सिचुएशन ऐसी थी कि उसका यही मतलब निकलता था। इंप्लाइड, अल्फाज भी नहीं इस्तेमाल हुए, सिचुएशन ऐसी थी कि उसका यही मतलब निकलता था। लॉ कहता है फिर भी एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे? आप एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, आपके पास लगेज था, एक कुली आया, उसने आपकी ट्रॉली पकड़ ली और आपने ट्रॉली छोड़ दी। अब वो ट्रॉली कैरी कर रहा है, आप बाहर आ गए, सारा इमिग्रेशन वगैरह करवाई, सारा कुछ आ गया, उस डिग्गी में ला के उसने सामान रख दिया। अब वो बेचारा देख रहा है कि कोई साहब कोई पैसे इनायत फरमाएंगे। आप देख रहे हो, भाई आप आराम से गाड़ी में, कहा सर, उसने फिर देखा, उसने कहा क्या बात है? कहता सर पैसे दो। कहता किस चीज़ के पैसे देने? सही मैं आपका लगेज कैरी करके लाया। जी मैंने आपको कहा था कैरी करने। कहता मैं तो समझा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, खादिम आला की, ठीक है ना, खादिम पाकिस्तान की, तो शायद उसने कोई बड़े अच्छे लोग रख लिए हैं, खुद तो अच्छा है नहीं। तो मैंने कहा मैं तो शायद इस वजह से सोच रहा था कि ऐसे हो गया। लॉ कहता नहीं 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 नहीं, जब उसने ट्रॉली को हाथ लगाया तो वो ऑफर करवा रहा था कि क्या मैं आपका लगेज कैरी कर लूं, और आपका ट्रॉली को छोड़ देना उस ऑफर की एक्सेप्टेंस थी। अल्फाज इस्तेमाल नहीं हुए, बट इट इज इम्प्लाइड ऑफर एंड इम्प्लॉइड एक्सेप्टेंस हो गई है, पैसे देने पड़ेंगे। बात समझ आ गई? आप किसी 5 स्टार होटल में जा रहे थे, वो उन्होंने वो शू शाइनर बिठाया होता है ना आमतौर पे, वैसे तो मैं उसे समझता हूँ इंसानियत की तस्लील है, लेकिन बहरहाल चलें एग्जाम्पल के लिए, एक शू शाइनर बैठा हुआ था, आप जाके उस चेयर पे बैठ गए, उसने आपके शूज पॉलिश करने शुरू कर दिए। आप उठ के जाने लगे तो उसने कहा पैसे। जी किस चीज़ के पैसे? मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे शूज पॉलिश कर दो। यस, वाकई नहीं कहा, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं नहीं, उसके उस चेयर पर उसका वहां चेयर रखकर बैठना ऑफर थी, और आपका उसके ऊपर बैठ जाना एक्सेप्टेंस थी। लेकिन ये ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे हो रही है? एम्प्लॉयड हो रही है। लॉ कहता है जनाब ये भी एक तरीका है किसी चीज को करने का। जी जी, मैं आने लगा था सिग्नल पर ही, आप पहले पहुंच गए हो। ठीक है ना, मैं वहीं जा रहा था सिग्नल पर ही, तो बिल्कुल वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। अच्छा जरा देखना है, एक है आप उस बच्चे को मना कर रहे हैं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उस बच्चे का आपकी गाड़ी की तरफ आना इम्प्लाइड ऑफर है, और आपका मना ना करना इम्प्लॉइड एक्सेप्टेंस होगी। ये आप चले जाए टूरिस्ट किसी भी जगह पे, ये मरी शरी चले जाएं, बर्फबारी हो गई और आपकी गाड़ी पूरी बर्फ में ढक गई, रात को सुबह उठे तो गाड़ी बर्फ में कवर थी। अब वहाँ लोकल्स ये काम कर रहे होते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे और यंग से लोग, वो फ़ौरन से कोई आ जाएगा सुबह और आकर आपकी गाड़ी से बर्फ़ हटाना शुरू कर देगा। अब जब सारी बर्फ़ शर्फ हट गई, तब आप गाड़ी स्टार्ट करके जाने लगे तो फिर वही मसला है, वो फिर देख रहा है
आपने कहा यार मैंने तो आपको कहा ही नहीं है। नहीं, ये एम्प्लॉयड ऑफर थी, एम्प्लॉयड। अभी हम इसकी डिटेल में भी जाएंगे। तो जनाब ऑफर दो तरह की हो गई, एक एक्सप्रेस ऑफर। एक्सप्रेस ऑफर मींस एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स, वर्ड्स में भी स्पोकन और रिटन। और दूसरा आ गया एम्प्लॉयड ऑफर, सिचुएशन के मुताबिक। दूसरी बात लॉ कहता है किसको ऑफर करवाई गई है, टू होम ऑफर मेड। वो कहता है जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। जनरल ऑफर का मतलब है पब्लिक एट लार्ज में से कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और स्पेसिफिक का मतलब है किसी खास आदमी को ऑफर करवाई जा रही है। मतलब दो लोग आपस में खड़े हुए ना निगोशिएट कर रहे हैं। आप ऐसे ही समझ लें, चलें कोई रियल लाइफ में से रखते हुए बच्चों को समझ आएगी। बच्चियां तो बेचारी हमारे कल्चर में नहीं जाती ना। आप बकरा ईद पर बकरा खरीदने चले गए, तो वो जो सेलर है और वो जो आप हैं, उन दो के दरमियान निगोशिएशन हो रही है। वो 1.5 लाख रुपया मांग रहा है, आप 35,000 लगा रहे हो भी ठीक है ना यहीं से काम शुरू होता है ना। अब वो हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, फिर होते होते आप करीब आ गए हो। अब वो 80,000 मांग रहा है और आप 60,000 कह रहे हो। तो एक बंदा साथ आता है, कहता है यार ये 80 में भी ठीक, कहता है ये लो यार 80,000 रुपया मेरा हो गया बकरा। क्या ये बात ठीक है? मैं फिर कह रहा हूं, मैं अपने मौकफ पे कल वाले पे फिर वापिस आ रहा हूं। लॉ आपके अंदर मौजूद है। क्या ये एग्रीमेंट हो गया? वो जो बायर और सेलर आपस में बहस कर रहे थे, वो जो बायर था जो 60,000 लगा रहा था, वो उसको क्या कहेगा कि भाई तुम कौन हो गए हो? क्यों? क्योंकि ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस निगोशिएशन हो रही है, ये कौन सी है? स्पेसिफिक है, जर्नल नहीं है। ये नहीं कहा गया कि कोई भी बंदा 80,000 रुपया दे तो बकरा ले ले। नहीं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं 80,000 दूं तो मुझे बकरा दिया जा रहा है। इस वक्त ऑफर और एक्सेप्टेंस मेरी चलेगी। इस तरह की ऑफर जो किसी खास दो लोगों के दरमियान या किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल के दरमियान चल रही है, उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पेसिफिक ऑफर। और एक है जनरल ऑफर, कोई भी शख्स ले ले, ठीक है ना। हाउस फॉर सेल, प्राइस लिखी हुई है। अगरचे हम इसको बाद में और थोड़ा रिफाइन करेंगे, जैसे जैसे भी जरा लॉ को आगे लेकर चलेंगे, तो हमें समझ आई कि जो काइंड ऑफ ऑफर हैं वो कितनी तरह की हो गई? 4 तरह की हो गई। अच्छा जी, तो ये एक्सप्रेस मैंने एक्सप्लेन कर ली और एम्प्लॉयड भी एक्सप्लेन हो गई। ये कौन सी ऑफर थी? विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, एक्सप्रेस, ठीक है ना। अब आ जाए जी, ये एक्सप्रेस जो है वर्ड रिटर्न में भी हो सकती है, मैसेज भेज के भी की जा सकती है, खत भेज के, चिट्ठी भेज के भी की जा सकती है, कबूतर को दे के भी भेजा जा सकता है, ठीक है ना, और बोलकर भी की जा सकती है। अच्छा जी, एम्प्लॉयड ऑफर, when the offer is not communicated expressively but communicated by conduct or by circumstances of the case, by conduct or by circumstances of the case। जी जनाब, अभी आगे चलने लगे, आ रही ऑप्शन आ रही है इसके थोड़ी सी 2-3 स्लाइड के बाद। अच्छा जी, by conduct or by circumstances of the case then offer is called। इसकी एग्जाम्पल क्या है? ये वो शू शाइनर वाली एग्जाम्पल आ गई। ये आप सिग्नल पे खड़े थे, एक ऑटो वाला आया, उसने स्लो किया, आप बैठ गए। उसका ऑटो को स्लो करना ऑफर था, आपका बैठ जाना एक्सेप्टेंस। अब आप जगह पे पहुंच गए, आपने कहा मैं तो समझा तुम मुझे लिफ्ट दे रहे थे। एम्प्लॉयड बाय सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना। अच्छा जी, टू होम मेड, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर किसे कहते हैं? ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन।
मसलन वो एक बड़ी जब ये अब तो हम तो इंसानियत बेचारी कोविड से गुजरी है, आप लोगों ने कोई बड़ा पेंडेमिक अपनी लाइफ में, अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में दोबारा देखना हो, हमें नसीब हो, लेकिन हमने देखा, हम वो जनरेशन है जिन्होंने एक बड़ा पेंडेमिक देखा। इसी तरह का एक पेंडेमिक आया था इन्फ्लुएंजा वायरस का, ठीक है, जब भी इसी तरह ही सारी दुनिया का तबाही फिर गई थी। तो फिर एक बड़ा स्नो वाइट बॉल थी, एक इंग्लैंड की कंपनी, उन्होंने जब उसकी वैक्सीनेशन बनाई तो उन्होंने वहाँ से कुछ बड़े अच्छे केस स्टडीज़ लॉ में आते हैं, तो उन्होंने ऐड लगाई कि अगर कोई शख्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवा लेगा हमारी, और अगर फिर भी उसे इन्फ्लुएंजा हो गया तो फिर हम उसको इतना जुर्माना देंगे, ठीक है ना। यानी अपनी मेडिसिन की वैक्सीनेशन को साबित करने के लिए। अब एक बंदे ने वैक्सीनेशन लगवा ली और खुदा ना खास्ता उसे फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कैसे हो गया? एनीवन कैन एक्सेप्ट बाय परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। उसने लिखा होता कि जनाब आप वैक्सीन लगवाएं, कहां से लगवाएं, ऐसे लगवाएं, ये करे, आपने वो सारी चीजें फुलफिल कर ली, लेकिन खुदा ना खास्ता फिर भी उस शख्स को इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये जो जर्नल ऑफर थी उसने एक्सेप्ट की हुई है, इन दो के दरमियान क्या हो गया? अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बात समझ आ गई? अच्छा जी, स्पेसिफिक ऑफर, इट इज कंटेंट ऑफर अंटिल विथड्रॉन। अभी ये वाली लाइन हम जरा आगे चलकर एक्सप्लेन करेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ना है, वहां करेंगे। अभी यहां लिखी इसलिए हुई है ताकि नोट्स अपनी जगह पे कंप्लीट हो जाए। स्पेसिफिक ऑफर, ऑफर इज मेड टू स्पेसिफिक और असर्टेन्ड पर्सन। स्पेसिफिक का मतलब था एक बंदा, मिस्टर असलम, मिस्टर कामरान, मिस्टर नोमान। असर्टेन्ड का मतलब है राइज का स्टूडेंट। ऑफर करवाई गई है लेकिन ओनली फॉर राइजियंस, ओनली फॉर ओनली फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओनली फॉर डॉक्टर, असर्टेन्ड पर्सन। ठीक होगी बात? कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट स्पेसिफिक पर्सन। वही ऑफर जिसको करवाई गई है वही एक्सेप्ट कर सकता है। वही बकरे वाली एग्जांपल, कोई दो लोग आपस में खड़े निगोशिएशन कर रहे हैं किसी प्लॉट की, किसी गाड़ी की, या कहीं आप चलें और ऐसा कर लें, सब हमारी बच्चियां भी इसमें शामिल हैं, कोई शॉपकीपर और एक जो कस्टमर है ना, वो आपस में किसी चीज़ की निगोशिएशन कर रहे हैं, किसी सूट की, किसी चीज़ की प्राइस की। एक साथ कस्टमर खड़ा है, उसने देखा ये नहीं ले रहे हैं तो बहस ही, उसने कहा मुझे दे दो तुम इतने के, तो लॉ कह रहा है नहीं आप नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस दो स्पेसिफिक लोगों के दरमियान हो रहा है। इस वक्त जो ऑफर की नेचर चल रही है वो कौन सी चल रही है? स्पेसिफिक नेचर चल रही है। बात समझ आ रही है? हाँ, जर्नल ऑफर ऐसी ऑफर है कि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि ये ऑफर किसके लिए? पब्लिक एट लार्ज के लिए। जो भी उस कंडीशन को पूरा करे उसकी ऑफर एक्सेप्ट हो गई है, वो आ जाए और उसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ओके, तो जरा निकालिए, मैंने कहा था प्रिंट ले आए, ऊपर से फोटोकॉपी शॉप से सबसे पहले वर्कबुक ले लें, ठीक है ना। अभी आपने अच्छा, ये पूरी किताब आपको मिलेगी इंशाल्लाह। तो वो ICAP ने असल में बिल्कुल एट दी एंड आकर अपनी किताब को रिवाइज कर दिया, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा उसको रिविजिट करना पड़ रहा है। तो फिलहाल ये चैप्टर 1, ये वाला चैप्टर, यानी वैसे तो चैप्टर 2 कहलाएगा, ये 3-4 पेजेस हैं, ये आपने ले लिया आज जाकर। यहाँ से हमने चीज़ें याद करनी है। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं उसको याद करना कहाँ से है? किताब से याद करना है, स्टडी नोट से याद करना है। इनकी एग्जाम्पल्स कहाँ हैं, इनके प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ हैं, इनके MCQs कहाँ हैं? तो वो वर्कबुक में मौजूद हैं। रटा लगाने वाला काम यहाँ से होना है, दिमाग चलाने वाला काम यहाँ पे होना है। बात समझ आ रही है? तो देखिए ज़रा, अब इन दोनों का आप प्रिंट लेकर आएँ ये कल से क्लास में, ताकि मैं इसको फिर साथ साथ होमवर्क दे सकूं आपको, इसके साथ आपको अटैच कर सकूं। यही तो वो हमने एक थोड़ा सा बिल्कुल नया और डिफरेंट काम किया है कि हम
हर लेक्चर जब पढ़कर जाएंगे तो हमारे पास उसका कंटेंट मौजूद होगा कि आज घर जाके हमने वो जो कल एक डिसाइड किया था कि हमने 1 घंटा पढ़ा करना है, तो उस घंटे का काम कहाँ मिलेगा, तो वो काम इससे मिलेगा। ठीक है ना। एक आपके पास बुक आ जाएगी, यहां से हम याद कर रहे हैं। मैंने कहा था कि स्लाइड का प्रिंट ना लें, इसके ऊपर पैसे ना खर्चें, और जो लोग अफोर्ड करते हैं वो ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने आपको सॉफ्ट में इसीलिए प्रोवाइड किया है, ये समझने के लिए, याद करने के लिए, रटा लगाने के लिए, यही सारी बातें यहां लिखी हुई हैं। ये स्लाइड लेंगे तो 40-50 पेजेस होंगे, और ये सारा कुछ 3-4 पेजेस के ऊपर है, आपकी सेविंग हो जाएगी। आज समझ आ रही है ना। वरना तो यहां से भी याद कर सकते हैं, लेकिन उससे आपकी कॉस्ट बहुत आ जाएगी, फोटोकॉपी महंगी हो चुकी हुई है। अब ये 3-4 पेजेस आपको, प्लस वैसे भी जरा ना उसका वो बिहेवियरल एस्पेक्ट बड़ा अच्छा है कि सर जी चैप्टर 2 कितना है, ये लो जी ये चैप्टर 2 है, तो एकदम से बंदा कहता है अच्छा इतना ही है, तो ये तो मैं कर ही लूँगा। और वो जो स्लाइड है किसी के पास, ये कुछ अमीर लोग भी बैठे हैं। अच्छा ये स्लाइड है, ये क्या है जी, चैप्टर 2 वर्सेस चैप्टर 2 बिहेवियरल, ठीक है ना। इसलिए इसके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, ये हमने सारा सॉफ्ट में आपको प्रोवाइड कर देना। तो कल जब आप आएंगे तो आपके पास ये दोनों चीजें, ये वर्कबुक और ये होनी चाहिए, ताकि हम साथ साथ चीजों को अटैच कर सकें। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला, यहां से आगे चलेंगे।